गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम PT 365 जो कि इकोनॉमी की आ चुकी थी उसको कवर कर रहे थे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो है सेकेंड पार्ट है जिसमें हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या न्यूज़ थी। ओके, तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हमें पढ़ना है कि भाई हमारी जो इंडिया है, इंडिया में बैंक से रिलेटेड, एसेट क्वालिटी से रिलेटेड, रीस्ट्रक्चरिंग और मॉनेटरी पॉलिटी से रिलेटेड क्या क्या घटनाएं घटी थी, भाई क्या क्या काम हुए, क्या क्या कमियां निकली, क्या क्या न्यूज़ आई, कौन कौन सी खबरें जो थी वो पूरे 365 दिनों में आपकी सुर्खियों में थी। तो इसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाई बैंक से रिलेटेड क्या क्या हुआ है। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं उनको देखते हैं। मैम न्यूज़ नहीं, न्यूज़ होता है। हाँ जी भाई, वही न्यूज़। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो बैंकिंग है उससे रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज़ है। ठीक है, हाँ जी, चलो। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो बात करता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, मैम स्टेट बैंक को सुना है हमने, हमने नैनीताल बैंक सुनी है, हमने सिटी बैंक को सुना है, हमने पंजाब नेशनल बैंक को सुना है, ये तो सब सुने हैं, लेकिन ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कौन सी होती हैं, ये नई बैंक्स कौन सी आ गई, बताओ तो ज़रा। चलो, मैम आपकी ये भी बताएंगी कि ये आखिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कौन सी होती हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है भाई, क्यों न्यूज़ में आ गई, क्या न्यूज़ है, चलो देख लेते हैं। तो आरबीआई ने अभी क्या किया है, आरबीआई ने हमारी रिवाइज कर दिया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, हुआ क्या था ये समझो। एक देखो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जिसका नाम है NS विश्वनाथन पैनल। आपको याद रखना है NS विश्वनाथन पैनल जो है किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स से। ठीक है, तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी, इन्होंने क्या कहा कि जो इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कि किस तरीके से जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको रेगुलेट किया जाएगा, उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब ऐसा क्यों किया गया था, इन्होंने क्यों बताया, जिससे कि जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो फाइनेंशियली भाई साउंड रहें, ऐसा ना हो कि वो दिवालिया उनका हो जाए। ठीक है, लोगों को पैसा देती हैं, कहीं ऐसा हो कि लोगों को पैसा देने की जगह उनको ही पैसा चाहिए हो, ऐसा ना हो। ठीक है, फाइनेंशियली साउंड रहें, इसके लिए हमें चाहिए कि हम उनकी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको हम थोड़ा चेंज करें। ऐसा हमने नहीं बोला है भाई, ऐसा बोला है बहुत ही टैलेंटेड जो NS विश्वनाथन पैनल था, उसने ये रिकमेंडेशन दी है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। अभी ये जो न्यूज़ है कि जो हाईलाइट्स क्या हैं, जो नॉर्म्स जो अभी रिवाइज हुए हैं उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले भाई ये तो पता कर लो कि आखिर ये कोऑपरेटिव बैंक्स कौन सी होती हैं, है ना। तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं, वो फाइनेंशियल एंटिटीज़ होती हैं जिनको इस्टेब्लिश किया गया है कोऑपरेटिव बेसिस पर। ठीक है, मतलब क्या कि अगर मुझे ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, 2-3 लोगों को और किसी पैसे की ज़रूरत है, तो हम सब ने मिलकर क्या किया, एक बैंक खोल ली। ठीक है, वो होता है कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, इसमें क्या है, ये बैंक्स जो है किसी सरकार की नहीं है, ये उन्हीं मेंबर्स की बैंक है, जिस मेंबर ने मिलकर ये बैंक खोली है ये उन्हीं मेंबर की बैंक है। मतलब क्या है कि जो कस्टमर होते हैं ना बैंक के, कोऑपरेटिव बैंक के, वही इसके ओनर होते हैं। कितनी अच्छी बात है, जो कस्टमर है वही इसका कौन हो गया, वही इसके ओनर भी हैं, है ना। मतलब क्या, अब वो समझो, सिंपल समझो, इसमें क्या लिखा है वो हम समझ चुके हैं, लेकिन अभी और समझते हैं, अपने स्टाइल में समझते हैं। अपने स्टाइल में समझते हैं तो देखो क्या है, सपोज करो कि 2-3 पर्सन है, जैसे कि हमारा डोरेमोन है, हमारा नोबिता है, सुजुका है, जियान है और सुनियो है। ठीक है, अब ये जो दोस्त हैं इनमें से आपको, इनके पास में थोड़े थोड़े पैसे हैं। ठीक है, लेकिन अब इनमें से लोगों के पास, जो इन लोगों के पास में पैसे हैं 10-10 रुपये सपोज करो। ठीक है, लेकिन किसी को चाहिए 100 रुपये हैं इनमें से, तो क्या करेंगे ये लोग मिलकर कहेंगे कि ऐसा करते हैं 10-10 रुपये हम लोग डाल दे रहे हैं, 100 रुपये हो जाएंगे। फिर आप जिसको 100 रुपये चाहिए, या फिर किसी के पास में 20 हैं, किसी के पास में 30 है, किसी के पास में 10 हैं, किसी के पास में 5 है, सब लोग कंट्रीब्यूट कर ले रहे हैं, 100 रुपये हो जाएंगे। जिसको भी 100 रुपये चाहिए वो 100 रुपये यूज़ कर लो, बाद में रिटर्न कर देना। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, जिसको जो जो नीड होती रहेगी उसको टर्न बाई टर्न उसको पैसे मिलते रहेंगे। तो ये उन्होंने क्या किया, आपस में ही कोऑपरेशन किया, साथ दिया और क्या बना ली, एक बैंक बना ली। तो ये होता है क्या, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें वो ही मालिक हैं, उनमें से ही कोई ना कोई कस्टमर भी होता है, तो वो खुद के कस्टमर है और खुद के मालिक हैं।
अब तो समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि भाई ये जो इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये प्राइमरली रजिस्टर्ड होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरीके से। ठीक है, प्राइमरली जो इनको कैसे रजिस्टर किया जा रहा है, बैंक की तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरीके से। ठीक है, और ये जो है किसके अंडर ये कर सकती हैं, तो या तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर ये आपकी रजिस्टर्ड होंगी, या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर जो है ये रजिस्टर्ड होंगी। लेकिन मैम आप ये बताओ, क्या पता कैसे चलेगा कि कौन सी कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर है और कौन सी रजिस्टर्ड है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर, कैसे पता चलेगा? तो देखो, अगर कोई भी कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, वो एक ही स्टेट में अपना जो भी काम है वो कर रही है, तो वो आएगी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होगा उसका। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव बैंक है जो कि एक या दो से ज़्यादा स्टेट्स में उसका ऑपरेशन हो रहा है, तो फिर वो क्या रहेगी, वो आएगी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर। सिंपल, नाम ही बता रहा है मल्टी स्टेट, है ना, उसमें है सिर्फ स्टेट। समझ में आया? चलो और देखते हैं भाई, और क्या देखते हैं, रेगुलेशन देखते हैं कि इनको कौन रेगुलेट करता है, क्योंकि रेगुलेशन में ही तो अभी चेंज हो रहा है। चलो, तो रेगुलेशन क्या है इसका, रेगुलेशन आरबीआई भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी करती हैं। ठीक है, इसका रेगुलेशन कौन कर रहा है, आरबीआई भी कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं। साथ ही साथ में जो छोटी मोटी बैंक्स हैं, जो छोटी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्मॉलर बैंक्स हैं, उनको जो हैं बड़ी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनका कैसे हो रहा है, उनका तो हो रहा है अभी आरबीआई और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर जो हैं वो आपका इसका रेगुलेशन कर रही हैं। छोटी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसको कौन देख रहा है, तो नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर उसको देख रही हैं। ठीक है, अब आरबीआई जो है ये जो आरबीआई इनको कैसे देखता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कैसे रेगुलेट करता है, तो आरबीआई के दो लॉ हैं जिसके अंडर इसको रेगुलेट करने की पावर आरबीआई को दी गई है। कौन कौन से हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1955। आपको याद ये रखना है कि जो अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं ना, अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और आपकी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ये दोनों डायरेक्टली आरबीआई सुपरवाइज करता है। इनमें जो है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नाबार्ड, ये लोग इंक्लूडेड नहीं हैं। डायरेक्टली आरबीआई इनको क्या करता है, सुपरवाइज करता है। किसको, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसकी हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। अच्छा जी, अब आपने कुछ नाम सुने होंगे, क्या क्या आपने सुना होगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का नाम सुना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपने सुना होगा यूनिवर्सल बैंक्स, राइट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बाद में आपने सुना होगा यूनिवर्सल बैंक। ठीक है, उसके बाद में सुना होगा आपने जो आपके एसएफबी क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ठीक है, आरआरबी रूरल रीजनल रूरल बैंक्स, राइट। तो ये आपके जो बैंक्स हैं इनके बारे में सुना होगा। लेकिन ये जो बैंक्स हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, इनको कैसे कैसे रेगुलेट किया जाता है, इसके बारे में चलो समझते हैं। तो आपका कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको बेसल वन के जो नॉर्म्स हैं उसको मानना पड़ता है। यूएनबी जो हैं इसको बेसल थर्ड के नॉर्म्स मानने पड़ते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसल सेकंड के नॉर्म्स को मानता है, और जो आरआरबी है वो भी बेसल वन। तो आरआरबी और आपका जो रहता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दोनों ही बेसल वन को मानते हैं। मैम ये बेसल कौन से, बेसल है, बेसन है, क्या है मैम ये बताओ तो जरा। देखो, जो बेसल है ये पहले बात तो बेसन नहीं है, ठीक है, ये बेसल है, ये एक प्लेस का नाम है। ठीक है, एक जगह का नाम है। ठीक है, तो ये जो बेसल नॉर्म्स है ना, ये आपको आपकी स्टैटिक बुक में मिलेंगी। इनको अगर यहाँ पढ़ाने में बैठ गई तो फिर बेसल नॉर्म्स ही आज पढ़ पाएंगे, फिर आप कहोगे कि बहुत लंबा लेक्चर कर दिया, हम तो सो ही गए, है ना। इसलिए आप स्टैटिक बुक को उठाइए और बेसल नॉर्म्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रीलिम्स भी आने वाले हैं तो रिवाइज तो करना ही है ना। तो इसको लगे हाथ तो रिवाइज कर ही लो। ठीक, अच्छा, ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस, ब्रांच कौन कौन ओपन कर सकता है या नहीं, चलो देखते हैं। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये मीट करती हैं फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड क्राइटेरिया को, और इनको अलाउ किया गया है ऑटोमेटिक रूट से कि भैया ये ब्रांचेस को खोल सकती हैं अपनी। ठीक है, और जो यूएनवीज हैं ये भी ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्रांचेस हैं इनको खोल सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस इन पर लगाई गई हैं।
और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी सेम है कि ऑटोमेटिक रूट से ये खोल तो सकती हैं ब्रांचेस, लेकिन कुछ कंडीशंस को मानना पड़ेगा। ठीक है, आरआरबी के साथ भी सेम कंडीशन है। अच्छा जी, अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है इसको कितना एक्सटेंड ये कर सकते हैं, तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इनको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि जो आपके यूएनबी है उन पर ये अप्लाई ही नहीं होता है, वो उन्हें क्या करना है, वो पहले ही पूरी कंट्री में काम कर रहे होते, तो और कितना फैलेंगे। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो भी पूरी कंट्री में काम कर रहे हैं, तो और कितना फैलेंगे, है ना। आरआरबी का एरिया जो है वो पहले से ही फिक्स्ड होता है, तो उनको फैलने की और ज़रूरत है नहीं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करें, ये क्या होता है, तो ये भी आपको स्टैटिक में पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस है कि कौन कौन इसमें आता है, कितने % किसको मानना है, किस पर अप्लाई है, किस पे नहीं, ये सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ बता भी दूंगी तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उतना डिटेल में मैं आपको बता नहीं पाऊँगी अभी। क्यों? क्योंकि अगर उसको फिर बताया तो फिर इकोनॉमी की क्लास लग जाएगी, करंट अफेयर तो रह जाएंगे, है ना। तो आपको स्टैटिक में इसको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो 75% का टारगेट रहता है आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का। यूएनबी का रहता है 40%, 75 रहता है बाकी तीनों का। ठीक है, यूएनबी का याद रखना 40% है। अब है सेकंड शेड्यूल में, जो आरबीआई का सेकंड शेड्यूल है उसमें कौन कौन इंक्लूड हो सकता है, तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है कुछ क्राइटेरिया को अगर वो फुलफिल कर देते हैं तो आरबीआई से अप्रूवल लेकर ये सेकंड शेड्यूल में खुद को शामिल करवा सकते हैं। ठीक है, यूएनबी है उनको पहले से जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो जो है जितनी भी अभी ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया उसके बाद में वो अप्लाई कर सकती हैं, अप्रूवल लेने के बाद में वो अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमें भी सेकंड शेड्यूल में ऐड कर लो। ठीक है, आरआरबी भी अप्लाई कर सकती हैं, नाबार्ड के साथ में एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद वो शेड्यूल में आ सकती हैं सेकेंड। ओके, अब ये तो हो गई बात भाई कि हमने समझ लिया है कि आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं। लेकिन अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक समझ में आ गई तब बात थोड़ी ना बनेगी। हम यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को समझने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, हम समझने बैठे हैं कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसके रेगुलेशन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो एनएस विश्वनाथन पैनल ने भी कुछ सजेशन दिए थे, तो ये न्यूज़ में है। तो क्या न्यूज़ है ये देखते हैं। इन्होंने क्या किया, अभी तक 2 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था उसको बदलकर 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, जिससे कि फाइनेंशियल साउंडनेस जो है वो और अच्छी हो सके और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अभी तक क्या था, 2 कैटेगरी में थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अब वो 2 कैटेगरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थी उसको अलग करा गया है और उसको चेंज करके अब 4 कैटेगरीज़ की बनाई गई हैं। तो मैम ये भी बताओ ना कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, यही बताती रहोगी कि 4 कैटेगरीज़ हैं 4 कैटेगरीज़ हैं, भाई बताओ। चलो जानते हैं। तो देखो टियर 1 में क्या है, टियर 1 में ऐसी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनकी आपका जो डिपॉजिट साइज़ है ना वो 100 करोड़ तक है। ठीक है, जिनके पास में डिपॉजिट्स कितने आ रहे हैं, 100 करोड़ रुपीज़ तक के आ रहे हैं, तो वो टियर 1 में आएंगी। टियर 2 में बात करें तो 1000 करोड़ तक का डिपॉजिट जिनके पास में है। टियर 3 की बात करें तो 10,000 करोड़ तक का अगर डिपॉजिट इनके पास में आता है तो ये टियर 3 में आएंगी। टियर 4 सबसे ऊंचा जो है, जिसमें क्या है 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा अगर किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट्स आते हैं तो टियर 4 में आएंगे। ओके, आई थिंक अब समझ में आया होगा। एक एक ज़ीरो बढ़ाते चले जाओ 100 से, अगर आपको याद रखना है तो। ठीक है, और क्या बात है, बात यह है कि जो नेटवर्थ है 2 करोड़ की टियर 1 में। ठीक है, जो आपकी टियर 1 वाली है उसमें क्या है कि डिपॉजिट्स आपका कितना होना चाहिए, टियर 1 वाले में बताओ 100 करोड़, है ना। तो 100 करोड़ का डिपॉजिट और नेट वर्थ जो उनकी है वो 2 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, और जो टियर 1 के बाद में बात करें, टियर 2 से लेकर टियर 4 तक की जो भी आपकी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसमें उनका नेटवर्थ 5 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बताइए मैम। अच्छा जी, और बता देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है करार के बारे में। ये वो जो सॉन्ग में आता है ना, दिल को करार आया, वैसा वाला करार नहीं है। ये कौन सा करार है, तो ये है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। ठीक है, यहाँ पर कहा गया, ये पहली बात तो ये रेशियो क्या होता है ये आपको स्टैटिक बुक एक बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको अच्छे से बेसिक क्लियर होने ही चाहिए भाई। अगर अभी तक बेसिक क्लियर नहीं है तो प्रीलिम्स में आप क्या करोगे, है ना, प्रीलिम्स ख़राब हो जाएगा, इसलिए ख़राब होने ही नहीं देना है। हम उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, फटाफट स्टैटिक की बुक लेकर बैठो, साथ ही साथ रिवाइज करते हो चलो। ठीक है, तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो है। अब इन्होंने बताया कि जो टियर 1 है, टियर 1 वाली जो आपकी यूसीबी है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको क्या करना है, 9% का जो करार है इसको
मेंटेन करके रखना है। बाकी जो बची हुई हैं उनको 12% इसको मेंटेन करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। फाइनली साउंड एंड वेल मैनेज्ड का मतलब क्या है, इसमें क्या क्राइटेरिया दे रखा है जिससे इनको ये स्टेटस मिल जाएगा कि फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड है। तो इनका एनपीए 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनपीए क्या होता है आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे आगे, ठीक है, थोड़ा सा सब्र कर लो, है ना। इनका सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करने में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जिसमें 2 एटलीस्ट प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होने चाहिए और कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो है वो फुल्ली इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। किस किस पर ये एप्लीकेबल हो रहा है, तो जितनी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उस पर ये सारे जो रूल्स रेगुलेशंस है ये सब इस पर लागू होंगे। जो अपना पहला टॉपिक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, आई होप अब आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है मैम, अभी कुछ रह गया है, अरे अरे रुको रुको, चलो क्या रह गया है कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बता दो मैम। अच्छा जी, अच्छा अगर हम बात करें कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो कोऑपरेटिव बैंक्स 2 तरीके के होते हैं, अर्बन एंड रूरल, ठीक है। अर्बन मतलब जो शहर में मिलते हैं, रूरल मतलब जो गांव में मिलती हैं। अर्बन में भी 2 तरीके की हैं, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। वैसे ही रूरल में है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। शेड्यूल्ड में कौन कौन सी है, मल्टी स्टेट एंड दोज ऑपरेटिंग इन सिंगल स्टेट। मतलब क्या, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कौन कौन सी हैं, मल्टी स्टेट हो सकती हैं जो बहुत सारी स्टेट्स में जिनका ऑपरेशन होता हो, और सिंगल स्टेट में जिनका होता होगा वो भी यहाँ पर मिलेंगी। नॉन शेड्यूल में भी यही सेम चीज़ लिखी हुई है कि मल्टी स्टेट भी हो सकती हैं और ये सिंगल स्टेट भी हो सकती हैं। जो रूरल शॉर्ट टर्म रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ यहाँ पर मिलेंगी। लॉन्ग टर्म में स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अब होता है हमारा ये टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था बताओ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा हमने आर बी के बारे में भी जाना था। तो हम थोड़ा सा क्यों जान रहे हैं भाई, हमें पूरा जानना है। तो हमारा जो पूरा जानना है इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल तैयार है, आर बी, ठीक है। इसमें हम आर बी को भी पूरी तरीके से जानते हैं, भाई क्या है क्या नहीं है, न्यूज़ में क्यों है, सब कुछ जानेंगे। तो पहले बात यही कर लेते हैं कि भाई आर बी न्यूज़ में क्यों आ गई, है ना। तो न्यूज़ में इसलिए आ गई हैं क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से पूछा है कि वो आरआरबी को सस्टेनेबली किस तरीके से असिस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, आरआरबी को सस्टेनेबल बना रहे हैं, ठीक। तो ये उन्होंने पूछा है, खबर ली है किससे, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से। और बात करें तो आरआरबीज जो हैं उनके लिए फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट 10,890 करोड़ रुपीज़ जो है फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में इन्फ्यूज़ करने वाला है। इनको इतना पैसा लगाने वाला है, इस पर हमारी जो सरकार है वो इस पर पैसा लगाएगी जिससे कि फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो सके, ठीक है। इसमें जो है सिर्फ 5,445 करोड़ रुपया जो है वो सेंटर देगा, बाकी सब कौन देंगे, बाकी सब देंगे स्टेट और स्पॉन्सर्ड बैंक। समझ में आया, हाँ जी। अब मैम ये तो चलो न्यूज़ में क्यों है ये समझ में आ गया, लेकिन ये तो बताओ भाई ये आरआरबी क्या होती हैं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं, पहले तो ये बता दो। अच्छा जी, आप इतना बेसब्र मत हो, धैर्य रखो भाई, आरआरबी बता रहे हैं। चलो आरआरबी देखो, आरआरबी क्या होता है। तो आरआरबी जो है वो एक नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप जो है वो बनाया गया था 1975 में। उसमें प्रोविज़न था कि आरआरबी बनना चाहिए, ठीक है। उसमें बताया गया कि आपको आरआरबी बनानी चाहिए। किसने बताया है, नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप ने। इन्होंने कहा कि आरआरबी बनानी चाहिए, तो जब उन्होंने कह दिया आरआरबी बनानी चाहिए तो आरआरबी बन गई। 1975 में एक ऑर्डिनेंस आया जिससे आरआरबी बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद में अगले ही साल 1976 में आरआरबी एक्ट भी आ गया। अब आरआरबी बननी चाहिए, आरआरबी उन्होंने कहा हमने बनाई, लेकिन आरआरबी के ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्या है, क्यों हमने बनाई आरआरबी, तो जिससे कि सफिशिएंट बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी मिल सके। जो गांव वाले एरिया है या फिर सेमी अर्बन कस्बा है, ऐसे एरिया जहाँ पर अभी बैंकिंग अच्छे से नहीं अवेलेबल है, तो वहाँ पर ये आरआरबीज बनाई गई जिससे कि लोगों को बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल सके, ठीक है। पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज़ कौन सी होती है भाई, लॉकर फैसिलिटी होती है, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड होते हैं, मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग है, ये सब भी लोगों को मिल सके जो कि गांव में रह रहे हैं या फिर कस्बे में रह रहे हैं।
साथ ही साथ में मनरेगा की बेसिस भी ये बांट सकता है, फिर पेंशन को भी यहाँ से बांटा जा सकता है। फीचर्स क्या क्या हैं इसके? फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये रीजन बेस्ड है, रूरल ओरिएंटेड है, मतलब गाँव से ज़्यादा इसका ताल्लुक रहता है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक इन कस्टमर एक्सपीरियंस की तरीके से इसके फीचर्स हैं। कॉमर्शियल बैंक के भी फीचर्स रहते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक और कॉमर्शियल बैंक दोनों के ही फीचर ये रखता है, गाँव के से ओरिएंटेड रखता है, रीजन बेस्ड ये है। अच्छा जी, तो आरआरबी बन गई? हाँ जी बन गई। कुछ इंपॉर्टेंस है आरआरबी की? हाँ भाई, क्यों फालतू में थोड़ा ना मेहनत करेंगे, कुछ भी करा है तो उसकी कुछ सिग्निफिकेंस तो होगी ही। तो देख लेते हैं आखिर आरआरबी की क्या सिग्निफिकेंस है। तो इन्होंने बोला कि लगभग 81% जो लोन्स हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर एरिया को दिए गए हैं और 60% जो हैं वो एग्रीकल्चर एरिया में दिए गए हैं। तो कितनी अच्छी बात है, जिस ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा नीड थी उनको ये पैसा मिल रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिया गया है वीकर सेक्शन को, जो भी फार्मर हैं उनको ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जो मतलब अब जो ये जो फार्मर्स है ना, इनको वही पैसे पहले चाहिए होता था तो ये साहूकार के पास जाते थे और साहूकार इनसे बहुत ही ज़्यादा ब्याज जो है वो वसूलता था, तो इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उसको बचाने के लिए कहा गया कि भाई आप साहूकार की जगह पर बैंक से पैसा लो। फिर गांव वालों ने बोला कि भाई बैंक से पैसा तो तभी लेंगे जब बैंक हो, हमारे पास तो बैंक है ही नहीं। तो फिर ये आरआरबी ने बोला कि अरे हम है ना, हमसे पैसा लो आकर, हम आपका शोषण नहीं करेंगे, हम आपको सही सही दाम पर पैसा देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, जो लोग अभी तक बैंकिंग से नहीं जुड़े थे वो भी जुड़ रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट जो है बैंकिंग सर्विसेज पर बढ़ रहा है, ईजी और डायरेक्ट फाइनेंसिंग दी जाती है और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है। लेकिन ये आरआरबी जो है ना, लोगों की परेशानी तो दूर करती घूम रही है, लेकिन बेचारी खुद परेशान है। क्या क्या परेशानी है जो आरआरबी फेस करती हैं? सबसे पहली बात क्या है कि इनका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा है और इनके एसेट्स पर रिटर्न कम आता है। ठीक है, इसकी वजह से इनको नुकसान हो जा रहा है। 13% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनको मेंटेन करना था, लेकिन ये मेंटेन कर नहीं पा रही हैं। ठीक है, साथ ही साथ में जो अब बैंक का अवेलेबल कैपिटल है ना, वो इनके बैंक के रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर से दो। अभी जो होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि बैंक में कितनी कैपिटल अवेलेबल है और कितने रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर से उसका रेशियो क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है। रेगुलेटरी डिस्क्रिपेंसी की बात करें तो ये सुपरवाइज्ड इनको कौन करता है? आरआरबी को भैया कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन सुपरवाइज कर रहा है? तो इनके दादाजी हैं नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है इसको सुपरवाइज करता है। इसके एनुअल प्लान और फाइनेंशियल कंडीशन को जो है उसको कौन देखता है? तो वो देखता है आरआरबी और नाबार्ड, दोनों लोग मिलकर देखते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ इसमें रोल होता है, वो भी कुछ कंट्रोल करते हैं और स्पॉन्सरिंग बैंक भी थोड़ा थोड़ा इसमें कंट्रोल करते हैं। अच्छा जी, कुछ और बचा है इसमें? हाँ जी बचा है। अब इसमें पहली बात तो ये है कि ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मैम ये क्या है? चलो देखते हैं। इसमें बताया गया है कि जो आरआरबी है ना, उसमें पैसा कहाँ से लगता है, कितना पैसा किसने लगाया है। तो आरआरबी में 50% जितना भी पैसा लग रहा है आरआरबी के खर्च होने में, आरआरबी को लगाने में, उसके इस्टेब्लिश करने में, उसका 50% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। स्पॉन्सर बैंक जो होती है एक, वो 35% पैसा लगाती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर 15% पैसा लगाती है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं नाबार्ड के बारे में भी। लगे हाथ तो यहाँ पर नाबार्ड का नाम आया है तो नाबार्ड को भी समझ ही लेते हैं आखिर नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड को रिकमेंड किया था वी सुब्रमण्यन कमेटी ने कि एक नाबार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, वी सुब्रमण्यन कमेटी ने बोला 1979 में, जिससे कि जो आपके इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट दिया जाता है उसके अरेंजमेंट्स क्या क्या हैं इसको रिव्यू किया जा सके। ये 1982 में एक डेवलपमेंट बैंक के तरीके से ये इसको इस्टेब्लिश किया गया। फंक्शंस की अगर हम इसकी बात करें तो फंक्शन है कि इसको क्या करना है, फाइनेंसिंग प्लानिंग मॉनिटरिंग सुपरविजन को प्रमोट और डेवलप करना है। मिशन क्या है? मिशन है कि सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो सके और उसके लिए जो भी पैसा चाहिए है वो नाबार्ड प्रोवाइड कर सके। अब हमने बात की थी एक की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये होता क्या है इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये ऐसे पैसा दिया जाता है, ऐसे एडवांस दिए जाते हैं लोगों को, ऐसे सेक्टर्स को जिनको वो अपनी बेसिक नीड्स जो है उनकी डेवलपमेंट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिनका हमें ज़रूरत है कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो, उसके लिए हमें चाहिए वो लोग हों। ठीक है, ऐसे सेक्टर हों तो उन सेक्टर को हम यहाँ पर पैसा देते हैं। कौन कौन से सेक्टर हैं वो?
एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, और आपका रहता है वीकर सेक्शंस और अदर्स। ठीक है, ये सारे जो हैं ये हैं आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, ये प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर्स। ठीक, ओके। मूविंग टुवर्ड्स आर नेक्स्ट टॉपिक क्या बात करता है? नेक्स्ट टॉपिक बात करता है एनबीएफसीज के बारे में। एनबीएफसीज क्या होता है? बताओ मैम, बताओ एनबीएफसीज क्या होता है? तो ये ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। मतलब क्या, ये ऐसी कंपनीज होती हैं भाई, ये बैंक तो नहीं है लेकिन बैंक जैसे सारे काम ये करती हैं, इसीलिए इनको बोला गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। वो तो चलो समझ में आ गया, लेकिन मैम ये तो बता दो क्यों न्यूज़ में आ गई ये? इनको क्या हो गया था कि न्यूज़ में आ गई? अब ये न्यूज़ में नहीं आती तो हम पढ़ते नहीं, लेकिन अब हमें पढ़ना पड़ रहा है भाई। हमारा काम बढ़ा दिया नहीं बढ़ा दिया? क्यों न्यूज़ में आई बताओ? चलो देखते हैं। तो अभी क्या हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपकी स्टेट इनैक्टमेंट्स हैं उनका कोई भी एप्लीकेशन नहीं होगा एनबीएफसीज का, और आरबीआई एक्ट लगेगा इस पर। मतलब क्या कि स्टेट गवर्नमेंट्स ना अपने अपने रूल रेगुलेशंस बनाती रहती थी, अपने अपने एक्ट लेकर आती थी कि हम एनबीएफसी को ऐसे मैनेज करेंगे, ऐसे मैनेज करेंगे। तो अब उन्होंने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एनबीएफसीज पर कोई भी स्टेट का लॉ नहीं लगेगा। अगर स्टेट का लॉ लगा है और आरबीआई का एक्ट आया तो आरबीआई के एक्ट को भैया इज्जत दी जाएगी, आरबीआई का एक्ट सुपरसीड कर देगा स्टेट के इनैक्टमेंट को। बात करें एनबीएफसीज की तो ये रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट के अंडर। ठीक है, ये बैंक लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज तो प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि लोन्स देती हैं, एडवांस देती हैं, शेयर्स को एक्वायर करती हैं, बॉन्ड्स देती हैं, लेकिन इनके पास में बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, इसीलिए ये बैंक नहीं होती हैं। अभी इनके बीच में क्या है, कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस हैं कि एनबीएफसीज जो है डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है भाई, कि जैसे कि हम गए, हमने अपनी बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट है, तो हम जब चाहें तब वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं ना, जब चाहें तब हम वहाँ से डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमें हमारा पैसा चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, जल्दी निकाल के दो। बैंक हमें 10,000 रुपये तुरंत की तुरंत देगी, है ना। वो होता है डिमांड डिपॉजिट। मतलब ऐसे अकाउंट जहाँ पर आप जब चाहें वहाँ तब पैसे निकाल लें, उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, और एनबीएफसी जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। उसके बाद में ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है ना, उसका ये पार्ट नहीं है, और ये चेक्स जो इस पर ड्रॉन किए जाते हैं उसको इशू नहीं कर सकती, ये कोई भी चेक बुक को इशू नहीं कर सकती है। इसमें जो भी पैसा आप डिपॉजिट करते हैं उसका कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलता। वैसे तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो बैंक में चाहे 10 लाख रुपए जमा हो, चाहे 5 लाख रुपए जमा हो, चाहे 6 लाख रुपए जमा हो, अगर बैंक हमारी फेल हो जाती है, बैंक में अगर वो बैंक हमारी दिवालिया हो जाता है बैंक का, तो बैंक में 5 लाख रुपए रिटर्न करेगी। वो हमारा इंश्योरेंस होता है बैंक के साथ में। ठीक है, प्राइमरली बात करें तो एनबीएफसीज को आरबीआई रेगुलेट और गवर्न करते हैं। कुछ एनबीएफसीज को सेबी, इल्डाई और आपका नेशनल हाउसिंग बैंक भी गवर्न करते हैं। अभी देखें तो आरबीआई ने क्या किया है, एनबीएफसीज लैंडिंग एंड डिस्क्लोजर गाइडलाइंस को टाइट किया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, स्केल बेस्ड रेगुलेशंस लेकर आए, जिसमें एनबीएफसीज को 3 लेयर्स में ग्रेड कर दिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की एनबीएफसीज को, इसीलिए इन्होंने एनबीएफसीज को 3 लेयर में डिवाइड किया है। बेस लेयर में कौन कौन सी आपकी एनबीएफसीज हैं, जिनकी 10,000 करोड़ रुपए की, जिनकी क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट है। ठीक है, फिर है मिडिल लेयर और अपर लेयर जो है, यहाँ पर 25 से 30 अपर लेयर एनबीएफसी जो है जिनको फिल्टरिंग प्रोसेस से गुजरा जा रहा है। ठीक है, न्यू कैटेगरी है अपर लेयर की। टॉप लेयर जो है एम्प्टी टॉप लेयर है, यहाँ पर सुपरविजन होता है। ठीक है, बात करें की गाइडलाइंस की हाइलाइट्स क्या हैं इन गाइडलाइंस की, तो इन्होंने बोला है कि जो अपर लेयर एनबीएफसीज हैं इनका एक्सपोजर जो है उसको एग्रीगेट किया जाएगा किसी भी एंटिटी से, और वो 20% से ज़्यादा कैपिटल बेस जो है उसका हाई नहीं होगा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ऐसा बोला है कि जो अपर लेयर के एनबीएफसीज हैं उनका एक्सपोजर क्या होगा, किसी भी एंटिटी, ऐसी एंटिटी जिसका कैपिटल बेस 20% से ज़्यादा नहीं है, उसका एक्सपोजर जो है होगा, उस एक्सपोजर उससे नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है इन्होंने बोला है कि कनेक्टेड एंटिटीज़ का एक ग्रुप है तो एग्रीगेट एक्सपोजर जो है वो 25% होगा कैपिटल बेस से, जितने भी अपर लेयर एनबीएफसीज हैं। जो भी
अगर बोर्ड ने सैंक्शन नहीं किया है तो मिड लेयर और अपर लेयर एनबीएफसी जो हैं वो 5 करोड़ से ज़्यादा लैंड नहीं कर सकती हैं। डायरेक्टर, सीईओ, रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स को लोन जो रियल एस्टेट सेक्टर को दिया जाएगा वो परमिशन लेनी पड़ेगी पहले गवर्नमेंट के बोरोवर से, तब जाकर ये लोन दिया जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट टॉपिक, वो बात करता है निधि रूल्स को, कि जो 2014 में जो निधि रूल्स आए थे उनको अभी अमेंडमेंट किया गया है। भाई न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो निधि रूल्स 2014 के थे उसको अमेंड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर निधि कंपनीज जो है बहुत उनका नंबर बढ़ रहा था, बहुत सारी निधि कंपनीज बढ़ी जा रही हैं, तो जो निधि रूल्स 2014 हैं इसको अमेंड करने की ज़रूरत पड़ गई। अमेंडमेंट क्या हुआ है? ये अमेंडमेंट इसलिए हुआ है जिससे कि गवर्नेंस और पब्लिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। ठीक है, इस रूल्स में जो अमेंडमेंट हुए हैं उसमें क्या हुआ है कि निधि कंपनी की गवर्नेंस को सेफगार्ड करने की कोशिश की गई है। अब जो है कोई भी पब्लिक कंपनी जो कि निधि के तरीके से अगर इस्टेब्लिश हुई है, जिसकी शेयर कैपिटल 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा है, तो उसको पहले अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो यूनियन गवर्नमेंट से निधि है। ऐसा वो क्या है कि वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से निधि है, ये करना पड़ेगा उसको डिक्लेयर, अगर उसकी जो शेयर कैपिटल है वो 10 लाख से ज़्यादा है। पहले ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब ये डिक्लेयर करना ज़रूरी हो गया है। उसके बाद में जो प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स है कंपनी के, उनको जो भी रूल में क्राइटेरिया है उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि ऐसी ही निधि कंपनी जो कि 100 जिसकी 10 लाख से ज़्यादा शेयर कैपिटल है तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो निधि कंपनी है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा है कि प्रमोटर और डायरेक्टर्स को सारे रूल्स रेगुलेशंस में जो भी क्राइटेरिया लिखा है वो मेंटेन करना ही पड़ेगा। अच्छा, निधि कंपनी की अगर हम बात करें तो निधि कंपनी क्या है, वो एनबीएफसी के ही तरह होती है, जो कि बनाई जाती है मेंबर्स के द्वारा बोरो करने के लिए पैसा और लैंड करने के लिए। यहाँ पर सेविंग हैबिट है उसको मेंबर्स के प्रति इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है। इनको आरबीआई से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, कंपनी एक्ट के अंडर इनको अप्रूवल लेने की ज़रूरत होती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है वो रेगुलेट करता है इसके ऑपरेशनल मैटर्स को। ये चिट फंड्स में डील नहीं कर सकती, हायर परचेज फाइनेंसिंग, लीजिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी बिजनेस में ये काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, डिपॉजिट्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं, मेंबर्स ही डिपॉजिट कर सकते हैं यहाँ पर। और निधि कंपनी में मेंबर्स कौन हो सकते हैं? सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर्स। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। भाई ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है क्यों न्यूज़ में है मैम? बताओ तो ज़रा क्यों न्यूज़ में है? तो न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि भाई ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है ये इसलिए बनाया गया है कि ये जो बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया था उसको ये क्या करेगा, बदल देगा, उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो की अगर हम बात करें तो ये इसकी अगर हम बात करें तो ये 2016 में फॉर्म हुआ है, 2016 में बनाया गया है, रिकमेंडरी बॉडी है। ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक मैनेजमेंट मिसलेनियस प्रोग्राम स्कीम 1980 को अमेंड करके ये बनाया गया था। भाई एक बैंक बोर्ड ब्यूरो होना चाहिए जिससे कि इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक में जो भी इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करा जा सके। इसके लिए किसने कहा था ये कि एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनना चाहिए? तो कहा गया था पीजे नायक कमेटी के द्वारा। ठीक है, पर्पस था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसकी गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, और ये जो है इंद्रधनुष मिशन जो है, इंद्रधनुष प्लान जो है, उसकी जो 7 स्ट्रेटजीज हैं उसमें एक बैंक बोर्ड ब्यूरो था। इंद्रधनुष प्लान की बात करें तो ABCD इस तरीके से था ना, तो जो B है ना वो ही बैंक बोर्ड ब्यूरो था इंद्रधनुष प्लान में। ठीक है, ओके, हमने देख लिया कि ये न्यूज़ में क्यों है। अब देखते हैं कि ये जो अब भाई रिप्लेस करेगा बैंक बोर्ड ब्यूरो को, तो ये है क्या, इसके बारे में जानो। तो इसको जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर बनाया गया है। ये रिकमेंड करेगा कि होल टाइम डायरेक्टर्स में कौन कौन पर्सन जो है उनका अपॉइंटमेंट कैसे करना है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन हो सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स और होल टाइम डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए कौन पर्सन एलिजिबल है, ये रिकमेंड करेगा कौन? आपका
FSIB, ठीक है, एडवाइस करेगा कुछ मैटर्स पर जो कि पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगे। प्रमोट करेगा एक्सीलेंसी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो कि फाइनेंशियल सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में होगी। दूसरे मेजर फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को कि अपॉइंटमेंट से लेकर ट्रांसफ़र से लेकर या फिर जो टर्म ऑफ ऑफिस है उसको कैसे हमें इनसे रिलेटेड जो भी मैटर होगा उस पर सरकार को ये क्या करेगा, एडवाइस करेगा। एडवाइस करेगा फिर से सरकार को कब, जब मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, उसकी डिजायर्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए एडवाइस करेगा। ये जो है डेटा बैंक बनाएगा जहाँ पर जितना भी आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड डाटा को रखा जाएगा। ये एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को कि किस तरीके से आपको फॉर्मुलेट करना है और कोड ऑफ कंडक्ट जो है इन्फोर्स करना है, एथिक्स को कैसे इन्फोर्स करना है होल टाइम डायरेक्टर्स पर जो भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हैं। हेल्प करेगा पब्लिक सेक्टर बैंक और जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कि कैसे बिजनेस को करना है, बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करने में भी ये हेल्प करेगा। अब ये जो बन रहा है ये FSIB, इसके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन को नॉमिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब चेयरपर्सन कौन कौन हो सकता है याद रखना है, कोई भी रिटायर्ड ऑफिशियल जो कि बैंकिंग सेक्टर का हो, ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन जिसकी रेप्यूटेशन हो कि हाँ भाई वो उसके पास सफिशिएंट नॉलेज है फाइनेंशियल सेक्टर की, या फिर ऐसा पर्सन जिसके पास में 25 साल का एक्सपीरियंस हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, और एक्सपीरियंस बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में भी होना चाहिए। तो ये जो 3 आपको कैटेगरी दिख रही हैं इनमें से कोई भी पर्सन चेयरपर्सन बन सकता है FSIB का। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात करें तो सेक्रेटरी ऑफ चार्ज ऑफ DFS डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, चेयरपर्सन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI जो है, ये सब एक्स ऑफिशियो मेंबर हो सकते हैं। 3 ऐसे पर्सन जिनके पास में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे रिलेटेड नॉलेज हो, और 3 ऐसे पर्सन जिनके पास में PSI से इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा वो इसके पार्ट टाइम मेंबर्स बन सकते हैं। ओके, ये रहा हमारा टॉपिक 5। अब हम देखते हैं टॉपिक 6। अपना जो 6 टॉपिक है वो क्या बात करता है, तो 6 टॉपिक बात करता है बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को कैसे मेंटेन करना है, उसकी बात ये करता है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है मैम, ये क्यों न्यूज़ में आ गया बताओ ना, चलो अरे बताते हैं। देखो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी क्या हुआ है कि सरप्लस मोड में था 2019 से, अभी हम सरप्लस मोड में थे। जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी है वो अभी तक सरप्लस मोड में था, लेकिन जो सितंबर 2022 है उससे अगर अब देखें तो ये डेफिसिट मोड में चल रहा है। तो ये बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी ये है क्या मैम, आप बता रही हो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी पहले सरप्लस में था अब डेफिसिट में चल रहा है, लेकिन पहले ये तो बता दो भाई ये है क्या, तभी तो पता चलेगा क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात। मीनिंग की बात करें तो हम कह सकते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से इसको समझा जा सकता है कि जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है RBI के ऑपरेशन का कि कैसे लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना है और अब्जॉर्ब करना है, उससे हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, ठीक है। जैसे कि CRR SLR ये मिलकर क्या बनाते हैं, जो आपकी RBI ये है उसको हेल्प करते हैं कि कैसे जो है फंड्स ज़्यादा डालने हैं, आपकी जो इंडिया है पब्लिक के पास में ज़्यादा पैसा अवेलेबल कराना है कि उनसे एब्जॉर्ब करना है, लिक्विडिटी कैसी रखनी है बैंकिंग सेक्टर में, ये आपके जो हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इससे जो है डिसाइडेड हो जाते हैं, RBI की हेल्प करते हैं। सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है, तो किसी भी दिन में क्या हो रहा है, अगर बैंकिंग सिस्टम के नेट बोरोवर जो हैं, बैंकिंग सिस्टम नेट बोरोवर है RBI से, तो सिस्टम जो है उसके कह सकते हैं लिक्विडिटी डेफिसिट में है, और अगर RBI को ये पैसा दे रहा है तो हम कहते हैं कि सरप्लस में है, ठीक है। हायर क्रेडिट ग्रोथ का मतलब है हायर क्रेडिट ग्रोथ अगेंस्ट लोअर डिपॉजिट ग्रोथ एट बैंक्स, मतलब क्रेडिट ज़्यादा है और डिपॉजिट जो है वो कम है बैंक्स के पास में, ये रीज़न है एक बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट का। और रीज़न की बात करें तो टैक्स पेमेंट जो है कंपनीज के द्वारा एडवांस में हो जा रहा है, जिसकी वजह से मनी फ्लो हो रहा है। बलूनिंग गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस, ठीक है। राइज ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बाय पीपल, लोग जो है डिस्क्रिशनरी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं क्योंकि कभी कोई सा त्यौहार आ जा रहा है, कभी कोई सा त्यौहार आ जा रहा है, किसी भी रीजन की वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। एग्रेसिव RBI के मेजर्स हैं कि कैसे हम जो है रुपये को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे
यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। और बीओपी डेफिसिट जो है कैपिटल अकाउंट में वो ज़्यादा राइज हो रही हैं, करंट अकाउंट में भी डेफिसिट हो रही है। इम्पैक्ट क्या होता है लिक्विडिटी डेफिसिट का, ये अब हम देखते हैं। तो इंक्रीज इन डिपॉजिट रेट्स और स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स फ्रॉम बैंक टू गेट मनी। बैंक से क्या हो रहा है कि डिपॉजिट रेट जो है वो बढ़ जा रहे हैं, फिर स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जा रही हैं। कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स जो है वो भी इंक्रीज़ हो जा रही है, क्योंकि मनी मार्केट रेट्स जो है उसमें राइज देखने को हमें मिला है। पोटेंशियल रेपो रेट चेंज हो रहा है आरबीआई से, ठीक है। डिमांड कम हो जा रही है और इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। इंक्रीज़ हो रहा है आरबीआई की डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि वो लो बोरोइंग कॉस्ट को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं ग्रोथ के लिए, और जो मॉनेटरी टाइटनिंग साइकिल हो रहा है। अच्छा, टी बिल्स की अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। अभी 3 टेन्योर में ये बात होती है, 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़ के लिए टी बिल्स को इशू किया जा सकता है। अच्छा जी, कुछ और बचा क्या? नहीं जी, हमने इस वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है एसेट क्वालिटी एंड रीस्ट्रक्चरिंग। एसेट क्वालिटी और रीस्ट्रक्चरिंग में जो हमारा पहला टॉपिक है एनपीए। अभी हमने कहा था आपको कि हमें एनपीए आज ही पढ़ना है, आज हम डिटेल में एनपीए को पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो हाँ, ये ही वो टॉपिक है जिसमें हम एनपीए को पढ़ने वाले हैं। एनपीए जो है भाई न्यूज़ में क्यों आ गया, पहले तो ये सुनो। तो न्यूज़ अच्छी है हमारे लिए, ठीक है। न्यूज़ क्या है कि जो अभी एक रिपोर्ट है आरबीआई की आई है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021-22। इसने क्या कहा कि जो एनपीए है ना वो पहले 9% होते थे 2017 में, अब ये कम होकर 5% हो गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एनपीए क्या होते हैं ये बात करें अगर हम, तो प्राइमरी एसेट्स होते हैं बैंक के, ठीक है। बैंक के प्राइमरी एसेट कौन होते हैं? लोन या फिर एडवांस। जो लोन हम लेने जाते हैं बैंक से, तो वो हमारे लिए तो क्या रहता है? क्रेडिट रहता है हमारे लिए। लोन जो है वो हमारे लिए एक जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटी होती है। लेकिन बैंक के लिए ये लोन और एडवांसेस क्या होते हैं? एसेट होते हैं, प्राइमरी एसेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो है प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट पेमेंट जो है इन लोन्स और एडवांसेस पर 90 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन प्रिंसिपल भी वापस नहीं कर रहा है जो लेकर गया था ये लोन, ना ही वो इंटरेस्ट दे रहा है, कोई पैसा ही नहीं दे रहा, फूटी कौड़ी दे ही नहीं रहा है वो, है ना। तब ऐसा टाइम हो जाए कि 90 दिन हो गए भाई, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पर्सन जो हमसे लोन लेकर गया है, एडवांस लेकर गया है, वो आएगा वो इंटरेस्ट देकर जाएगा, वो प्रिंसिपल भी देकर जाएगा। पर 90 दिन हो गए इंतज़ार करते करते, पर वो पर्सन आया ही नहीं। वो पर्सन 90 दिन के बाद में भी नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा लोन था, एडवांस था, अब ये हो गया है एनपीए, ठीक है। एनपीए जो है ना, इसको कई सारे कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है, जिसको हम देखेंगे। ला पहले देख ही लेते हैं। तो एनपीए जो है 3 कैटेगरी हैं, एक है सब स्टैंडर्ड, दूसरा डाउटफुल, तीसरा लॉस। भाई अगर जो एनपीए हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, एनपीए हो गया, लेकिन उसके बाद में 12 महीने तक भी हमें उम्मीद रहती है कि एनपीए हो गया, लेकिन 12 महीने हम वेट करेंगे कि हाँ वो पैसा दे जाएगा, पर्सन दे जाएगा एनपीए में पैसा। अगर 12 महीने तक हम एनपीए होने के बाद में वेट कर रहे हैं, तो जो वो 12 महीने तक वेट कर रहे हैं ना, वो ऐसा एनपीए होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। लेकिन 12 महीने हो गए, उसके बाद में भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो पर्सन जो है आएगा आएगा, पैसा देकर जाएगा, तो ऐसे टाइम पर हम एनपीए को बोलेंगे डाउटफुल एसेट्स। लेकिन अब तो उम्मीद ही नहीं है, ठीक है, लॉस हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई हो गया है लॉस, तब हम बोल देते हैं लॉस एसेट्स, ठीक है। 12 महीने पहले एनपीए हुआ 90 दिन के इंतजार के बाद, फिर 12 महीने वेट किया तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट बना, और उसके बाद में फिर से 12 महीने हमने वेट किया तो डाउटफुल एसेट बना। उसके बाद में हम थक हार गए और हमने कह दिया कि भाई लॉस हो गया है, ठीक है, वो लॉस एसेट हो गई, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि एक चीज़ और देख लो कि एनपीए में हमने बात की थी क्या, कि 90 दिन का हमें अगर नहीं मिलता है, 90 दिन के अंदर कोई पैसा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, प्रिंसिपल भी नहीं आ रहा है, तो वो एनपीए है। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल लोन दिया है तो हमें याद रखना है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के क्रॉप की अगर बात की जाए तो 2 क्रॉप सीजन को हम देखेंगे। 2 क्रॉप सीजन के बाद में भी पैसा नहीं आया तो हम बोलेंगे एनपीए हो गया है। और लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप की अगर देखें बात, तो 1 सीज़न को देखेंगे, अगर 1 सीज़न के बाद में पैसा नहीं आया तो वो एनपीए हो जाएगा, ठीक है। चलो कुछ रिलेटेड भी न्यूज़ भी हैं, देख लेते हैं। 2018 में ये लॉन्च हुई है ईज रिफॉर्म्स, ठीक है। ईज रिफॉर्म्स क्या है, इसको इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो है वो देखते हैं, उसको करना चाहते हैं। ईज रिफॉर्म्स में 2 इनिशिएटिव्स हैं, ईज 5.0, ठीक है,
और दूसरा है 3 साल का स्ट्रेटजिक रोड मैप। आपको इतना ही याद रखना है कि ये रिफॉर्म किससे रिलेटेड हैं, तो बैंकिंग रिफॉर्म से ज़्यादा रिलेटेड हैं। ठीक है। इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंड बॉक्स, ये क्या है भाई? क्या कोई किसी रेत का डिब्बा बना हुआ है? नहीं। ये क्या है? तो पहली चीज़ तो ये है कि इसको प्रिपेयर किया है इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप ऑन फिनटेक, इसको चेयर किया है आरबीआई के फिनटेक डिपार्टमेंट ने, उन्होंने इसको बनाया है। ठीक है। ये क्या है? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कैसे नए फिनटेक प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम रेगुलेट करेंगे, किस तरीके से उसकी टेस्टिंग होगी, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, उसको देखने के लिए ये बनाया गया है क्या? इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंड बॉक्स। ठीक है। हाईलाइट की बात करें तो यहाँ पर डिटरमाइन करेगा कि रेगुलेटर पर इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है। रेगुलेटर का क्या इन्फ्लुएंस है इस पर। ठीक है। और देखेगा कि फीचर्स इसमें इंक्लूडेड हैं जैसे कि प्रिंसिपल रेगुलेटर, दूसरे एसोसिएटेड रेगुलेटर, इसमें कौन कौन है ये पता चलता रहेगा। ठीक है। कैसे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है जैसे लोन एंड डिपॉजिट है उसको कैसे हम इन्हांस करेंगे, ये भी ये बताएगा। कौन कौन से रिलैक्सेशन जो हैं वो दिए जाएंगे, वो भी ये बताएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिकवरी एंड रीस्ट्रक्चरिंग मेजर्स। इसमें पहला है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स। पहला क्या है भाई? डेट्स रिकवरी ट्राइब्यूनल्स। न्यूज़ में क्यों है मैम, बताओ तो ज़रा। तो मैम आपकी बता रही हैं कि ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके 3 एक्सक्लूसिव बेंच जो हैं वो सेट कर दी हैं। कहाँ पर? चेन्नई में, मुंबई में और दिल्ली में। ठीक है। कहाँ पर की गई हैं? चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। जिससे कि जो ऐसे केसेस हैं जहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा का केस है कोई, तो उस केस को रिजॉल्व करने के लिए ये 3 जो रिकवरी हैं, डेट रिकवरी, इनको इस्टेब्लिश किया गया है चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में। अब डेट रिकवरी होता क्या है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो 1993 का जो एक्ट है, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट, उसने कहा कि डीआरटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है। इसके पास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होगा और इसके पास में डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी होगा। ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये एक्सपीडियस एडजुडिकेशन देना चाहता है, डेट जो है उसकी रिकवरी करना चाहता है। ठीक है। ये जो आपके सरफासी एक्ट है, सरफासी एक्ट से भी रिलेटेड जो भी केसेस हैं उसको भी यही देखता है डीआरटी। ठीक है। सरफासी एक्ट की बात करें तो ये गार्ड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि लोन डिफ़ॉल्टर जो हैं उनसे ये बचाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ये क्या करता है कि जो भी लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटीज़ प्लेस की गई है, ये कहता है कि अगर आपके पास में लोन जो है एनपीए हो गया है, जो पर्सन लोन लेकर गया भाई उसका एनपीए हो गया और वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो आप क्या करें? आप ऐसा करिए कि आप जो भी सिक्योरिटी आपने ली होगी ना, लोन दिया होगा तो सिक्योरिटी ली होगी, तो वो सिक्योरिटी को बेचो और भैया जो भी पैसा आए उसको रख लो, देने की जरूरत नहीं है। ये बोलता है कौन? सरफासी एक्ट। सरफासी एक्ट की बात करें तो ये एप्लीकेबल है पूरी कंट्री में और इसमें सारे ही एसेट्स कवर होते हैं, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो। ये जो है जब आता है प्ले में, ये कब काम आता है? जब बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर देता है, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, बोरोवर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, पैसा दे नहीं रहा है, तब ये अपने आप से आ जाएगा प्ले में। ठीक है। अभी तक बात करें 39 डीआरटीज़ हैं और 5 इसकी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि काम कर रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। भाई ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि एक कमेटी बनी थी, सुदर्शन सेन कमेटी। इन्होंने रिकमेंड किया कि आपको एआरसी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अभी चेंज करने की ज़रूरत है, इसीलिए ये जो है आ गई है न्यूज़ में। तो फ्रेमवर्क तो बाद में चेंज करेंगे, पहले देख लो कि एआरसी क्या है। एआरसी एक कंपनी है जो कि बनाई गई है कि जो आपके एनपीए है ना, एनपीए की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है एआरसी। इसको रिकमेंड किया था नरसिम्हम कमेटी 2 ने। ये जो है कंपनी है जिसको सरफासी एक्ट के अंडर जो है रजिस्टर्ड किया जाता है, रेगुलेट इसको करता है आरबीआई और इसको वो एक एनबीएफसी मानता है। एलिजिबल एआरसी कौन सी होती हैं? तो ऐसी एआरसी जिसकी नेट ओन्ड फंड जो है 1000 करोड़ हो। ठीक है। ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं? 1000 करोड़ हो और वो एक्ट कर सकती है रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की तरीके से जो आईवीसी 2016 के अंडर हैं। ठीक है। और उसके बाद में जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है रेस की गई है, इसमें इन्होंने कहा कि अभी तक कहा गया था 100 करोड़ की इसके पास में कैपिटल होनी चाहिए, अब कहा गया कि 300 करोड़ की कैपिटल एआरसी के पास में होनी चाहिए।
एक रिलेटेड न्यूज़ है उसको भी देख लेते हैं। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और जो इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के बारे में बात की गई है। और जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको NARCL भी बोलते हैं, बैड बैंक भी बोलते हैं, इसका मेन फेमस जो नाम है वो बैड बैंक है। इसमें जो है ये अनाउंस की गई थी 2021 के बजट में कि जो रिस्की एसेट्स है ना बैंक के पास में, जैसे NPA है या फिर ऐसे बजट जिसमें ऐसे एसेट जिसमें पैसा आने की गुंजाइश कम है, तो वो सारे जो एसेट्स हैं ये बैड बैंक खरीद लेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक था वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक में हम मॉनेटरी पॉलिसी से कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। अगर आपको इतना समझ में आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो नेक्स्ट टॉपिक अभी आएगा, नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आप तुरंत उसको पढ़कर खुद को और स्मार्ट बना पाएँ।